इस वक्त की बड़ी खबर एलएसी पर भारतीय सेना ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। पेंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक पर चीन ने फिंगर 5 पर और फिंगर 6 पर बेस जरूर बना लिया है, लेकिन चोटियों पर भारतीय सेना डटी हुई है और फिंगर 4 की चोटी पर होने की वजह से भारत को बढ़त मिली हुई है। ऊंचाई पर सेना की मौजूदगी से भारत का अपर हैंड है और चीन की सेना बैकफुट पर, और यहां भारत ने चीन की साजिश को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया है। तो आपको बता दें, फिंगर 4 पर भारत पूरी तरीके से मजबूत स्थिति में है। इस सब के बीच आपको ग्राफिक्स के जरिए सही हालात की चलिए पूरी जानकारी बताते हैं। दरअसल पेंगोंग लेक का नॉर्थ बैंक 8 फिंगर में बटा है। फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक, इन फिंगर में फिंगर 4 तक भारत का कब्जा है और भारतीय सेना यहां डटी हुई है, जबकि फिंगर 5 के पास चीन ने अपनी नापाक हरकतों से यहां बेस बना लिया है और इसी तरह फिंगर 6 के पास भी चीन के बेस की खबर है। चीन की यहां बोट भी तैनात है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे यहां चीन का कैंप दिख रहा है और उसके साथ बोट भी दिखाई दे रही है, लेकिन यहां चोटियों पर वर्चस्व ही बढ़त दिलाता है और फिंगर 4 की चोटी ऊंची होने से इलाके में स्थित जो स्थिति है वो मजबूत भारत की है, क्योंकि यहां पर भारतीय सेना तैनात है। भारतीय सेना के कैंप भी यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा आईटीबीपी का कैंप भी है। भारत ने यहां सड़क भी बननी शुरू कर दी और तस्वीरों में भारतीय सड़क भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। किस तरीके से भारतीय सड़क का यहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। चोटियों पर भारतीय सेना तैनात है और सेना ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। साफ है, चीन की सेना के पास पीछे हटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। अब आपको बताते हैं कि भारतीय सेना ने यह कामयाबी आखिर कैसे हासिल की और चीन को कैसे दी मात। पेंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक पर फिंगर 5 पर नीचे चीन है और फिंगर 6 के पास भी चीन का बेस है। फिंगर 4 के पास भी चीन का बेस है, लेकिन चोटी पर भारतीय सेना है, इसलिए बढ़त हमें हासिल है। साथ ही फिंगर 3 की चोटी पर भी भारतीय सेना ही तैनात है। पेंगोंग लेक के साउथ बैंक पर ब्लैक टॉप पर भारतीय सेना का कब्जा है। चोटी से चीन के कैंप पर भारत की पैनी नजर है और भारतीय सेना के आगे चीन पूरी तरह बेबस है। चलिए हम सीधे ले ही रुक कर लेते हैं। संदीप बोल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, चीन की हरकत, फिंगर 6 की बात करें या फिंगर 5 की बात करें, उस पर भारत की तैयारी क्या? देखिए, भारत तो अभी पूरी तरीके से उन सब इलाकों में अपने डोमिनेशन को बना रहा है जो कि हमारे अधिकार क्षेत्र में हैं, और कुछ ऐसे डिस्प्यूटेड इलाके हैं जो कि फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक, जिसको कि चीन डिस्प्यूटेड मानता है, हालांकि वो हिस्सा हमारा है। तो ऐसे में वो फिंगर 8 से लेकर फिंगर 5 तक आके बैठा हुआ है। इससे पहले जो है फिंगर 8 के दूसरी तरफ सिरजाप प्लेन्स है, वहां तक जो है चीन की सेना रहती थी और उसके बाद थोड़ा थोड़ा ये पेट्रोलिंग के लिए आते थे। लेकिन अब इस साल जो है इन्होंने सारी हदें पार करते हुए फिंगर 8 से उठकर सीधा फिंगर 4 पर पहुंच चुके हैं। डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस जब पहली बार शुरू हुआ था, जिस वक्त पहली बार डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ था, उस वक्त जो है यहाँ पे जो है बाकायदा 1-1 किलोमीटर जो है पीछे हटने की बात कही गई थी। चीन जो है उसने अपनी सेना को फिंगर 4 से हटाकर फिंगर 5 तक जरूर ले गया था, लेकिन जो पीक्स थी, पीक्स के ऊपर जो है फिंगर 4 के, उसने अपने सेना के जवानों को नहीं हटाया था। लेकिन अब भारत ने भी उन्हीं पीक्स के ऊपर जो है अपने सैनिकों को तैनात किया है, ताकि भारतीय सेना जो है उस पूरे इलाके में अच्छे से मॉनिटरिंग कर सके, क्योंकि चीन लगातार अपनी संख्या तो बढ़ा ही रहा है। वहाँ पे उनके पास पक्की रोड्स हैं वहाँ पे और उनका मूवमेंट बहुत ईजी है। जब भी हम लोग पहले भी जब पेट्रोलिंग के लिए जाया करते थे, जैसे फिंगर 4 के दूसरी तरफ हम पहुंचते थे तो उनकी जो ओपी पोस्ट होती थी वहां से वो देखते थे हम लोगों को और हमें रोकने के लिए वो इधर आ जाते थे। तो ये विवाद लगातार चलता रहता था। लेकिन अभी हालात ये है कि फिंगर 4 की टॉप में हम लोग हैं और चीन जो कि उस इलाके से आगे आने की कोशिश भूल के भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी नजर जो है उसके ऊपर बनी हुई है लगातार। बिल्कुल। हमारे साथ अरुणाचल प्रदेश से भारत चीन सीमा के पास से मिंटू तामुली हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। अरुणाचल प्रदेश भी वो इलाका, वो राज्य जहां से चीन की सीमा सटती है भारत के साथ। वहां पर किस तरीके की तैयारी है भारतीय सेना की, क्योंकि चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने की पूरी तैयारी कर रहा है। लेह पे, लद्दाख पर किस तरीके की तैयारी संदीप बता रहे थे, लेकिन मिंटू वहां की अगर बात की जाए तो वहां पर किस तरीके की तैयारी भारत की तरफ से? जी, देखिए, जिस तरह से 15 दिन पहले जो एक सूचना जारी किया गया था आपका एसएसबी के द्वारा, सीमा सशस्त्र बल के द्वारा, तो तेजपुर यूनिट, तो आसाम में यूनिट है। तो वहाँ से जो 60 कंपनी को रवाना किया गया है तवांग सेक्टर में, और 1962 में तवांग में युद्ध, महान युद्ध जो हुआ था 1962 में युद्ध, तो तवांग में हुआ था। वहाँ आपको एसएसबी को तैनात किया गया है। उसके बाद
देखा जाए तो आपकी ये मेडिकल सेक्टर, शूटिंग सेक्टर, चागलागाम, किबितो, वालोंग, दामिन, सार्ली, पर्सिपालो, ये सब में पूरा सेना हमारे तैयार है। सब लोग इवन दो वी हैव द इक्विपमेंट्स और हमारे पास सब कुछ लेके जा रहे हैं, सेना बोपर्स लेके जा रहे हैं। हमारे पास फोटो भी है और हमारे सेला जो तवांग, सेला पास में टनल बन रहा है 2.9 किलोमीटर के, हम्म। वहां बन रहा है। तो हमारा तैयारी पूरा वो है और हमारे यहाँ के जवान पूरा तैनात है और यहाँ जी। के जवान से लेके यहाँ के जो स्थानीय जो पब्लिक है, यहाँ के जो रेसिडेंट है, वो पूरा तैयार में है चीन को जी। मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और ये 5 युवक जो भारत से जो अगवा किया गया था चीनी सैनिक ने, जी। वो बैकफुट आके हमको बैकफुट पर आना पड़ा। बिल्कुल मिंटू, समझ रहे हैं आपकी बात कि वो वहां के जो तमाम इलाके हैं वहां पर भी भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है, यानी अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक भारत की तैयारी पुख्ता है चीन को जवाब देने के लिए। इस सब के बीच आपको बता दें, एलएसी पर तनाव के बीच भारत और चीन के बीच आज कमांडर स्तर की बातचीत नहीं। दोनों देशों के बीच लगभग हर दिन होने वाली बैठक आज नहीं होगी। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव बढ़ने के बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच कमांडर स्तर की बातचीत होती है, लेकिन आज ये बैठक नहीं होगी, आज ये बातचीत नहीं होगी। कमांडर स्तर की जो बातचीत है वो लगातार चल रही है, आपको बता दें, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि हर दिन होने वाली बैठक आज नहीं होगी। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, वो भी तब जब लगातार चीन भी इस बात को कह रहा है कि बातचीत होनी चाहिए। हालांकि उसका दोगला रवैया है, वो एक तरफ बातचीत की बात करता है और दूसरी तरफ साजिश भी रचता है, धमकी भी देता है। लेकिन इस सब के बीच दोनों देशों के बीच बातचीत का ये जो सिलसिला था वो बना हुआ था, लेकिन अब बड़ी जानकारी है कि आज ये बैठक नहीं होगी। और आपको बता दें कि फिंगर 4 गंवाने के बाद चीन ने फिंगर 5 पर झील के एकदम नजदीक अपना बड़ा मिलिट्री बेस तैयार किया है। अंदेशा यह कि चीन इन कैंप से बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। इसका इशारा चीन का सरकारी मीडिया भी कर चुका है कि चीन बायोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल करने की तैयारी में है। चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स उसी वक्त से जंग की धमकी दे रहा है जब से मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच शांति बहाली पर सहमति बनी है। ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने इशारों में भारतीय सेना पर कोरोना अटैक की धमकी भी दी है। चीन के सरकारी मीडिया ने खुलेआम वायरस वॉर की धमकी दी है। सवाल ये कि क्या चीन एलएसी पर कोरोना बम ले आया है और क्या यह कोरोना बम नए मिलिट्री बेस में रखा गया है। ये तो तय है कि चीन कोरोना को युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए हथियार बना चुका है, जिसका खुलासा अमेरिका के प्रोफेसर डॉक्टर फ्रांसिस बॉयल ने किया है। It appears the coronavirus that we're dealing with here is an offensive biological warfare weapon that leaked out of that Wuhan BSL-4. I'm not saying it was done deliberately, but there have been previous reports of problems with that lab and things leaking out of it. And I'm afraid that is what we are dealing with today. इंटरनेशनल खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस बात की पक्की रिपोर्ट है कि चीन बायो वेपन यानी वायरस वाले हथियार बना चुका है और अब अंदेशा है कि वो इनका इस्तेमाल एलएसी पर कर सकता है। पेंगोंग के फिंगर 5 पर चीन ने अपना एक बड़ा सैन्य अड्डा तैयार किया है। इस अड्डे में चीन के हजारों सैनिक और युद्ध में इस्तेमाल में लाए जाने वाले साजो सामान रखे गए हैं, जिनमें बड़ी तोपें, आर्टिलरी गन्स और आर्टिलरी के दूसरे हथियार जैसे कि रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल लॉन्चर भी तैनात किए गए हैं। अब सवाल ये कि क्या चीन ने इस बेस में वायरस वाला बायोलॉजिकल वेपन भी तैनात किया है। यह आशंका खुद चीन के सरकारी मीडिया की धमकी के बाद बढ़ गई है। चीन का सरकारी मीडिया लगातार जंग की धमकी दे रहा है। इसमें सबसे आगे है चीन का प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज फैलाने वाला अखबार ग्लोबल टाइम्स, जो लगातार चीन के हथियारों की वीडियो पोस्ट कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स की धमकी से लगता है कि चीन इन हथियारों के दिखावे की आड़ में वायरस वॉर छेड़ने की तैयारी कर रहा है। यह आशंका ग्लोबल टाइम्स के संपादक के ट्वीट से बढ़ गई है। हो शिजिन ने ट्विटर पर लिखा है कि
अगर भारतीय सेना पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे से नहीं हटी तो पूरी सर्दी चीन की सेना वहीं डटी रहेगी। भारत का सैन्य तंत्र कमजोर है, उसके कई सैनिक कड़ाके की ठंड या कोरोना में मर जाएंगे। अगर दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो भारतीय सेना जल्दी ही हथियार डाल देगी। इस ट्वीट में गौर करने वाली बात है कोरोना का जिक्र। ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने इशारों इशारों पे वायरस वॉर की धमकी दी है, यानी चीन वायरस वॉरफेयर शुरू कर सकता है। अमेरिकी प्रोफेसर का दावा है कि चीन ने कोरोना वायरस से युद्ध का हथियार बना लिया है। चीन ने वुहान लैब में सॉर्स वायरस पर रिसर्च कर नोवल कोरोना वायरस तैयार किया है। चीन के वैज्ञानिकों ने सार्स के जीनोम बदलकर नोवल कोरोना वायरस बनाया है। प्रोफेसर का कहना है कि वुहान की लैब में बायोलॉजिकल वेपन पर रिसर्च हुई है। It does seem to me that the Wuhan BSL-4 is the source of the coronavirus. Yes, and my guess is that they were researching SARS and they weaponized it further by giving it gain of function properties, which means it could be more lethal. And indeed, the latest report now is it's 15% fatality rate, which is more than SARS, and 83% infection rate. So typical gain of function, it travels in the air. So it could reach out maybe 6 feet or more from someone emitting a sneeze or a cough. Likewise, this is a specially designated WHO research lab. So the WHO is in on it, and they knew full well what was going on there. अमेरिका के लिए बायोलॉजिकल वेपन्स एक्ट तैयार करने वाले डॉक्टर फ्रांसिस ने यह भी दावा किया है कि चीन ने पूरी दुनिया में वायरस फैलाकर टेस्ट किया और अमेरिका अभी तक उसकी मार झेल रहा है। I drafted the U.S. domestic implementing legislation for the Biological Weapons Convention that was approved unanimously by both houses of the United States Congress, signed into law by President Bush Sr., that it appears the coronavirus that we're dealing with here is an offensive biological warfare weapon that leaked out of that Wuhan BSL-4. ये साबित हो चुका है कि चीन कोरोना वायरस को पूरी दुनिया में फैला चुका है। सभी देशों को इससे बहुत नुकसान भी हुआ है। अब चीन कोरोना वायरस को एलएसी पर वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल करने की साजिश रच रहा है। ये वीडियो भी ग्लोबल टाइम्स के संपादक हू शिजिन ने ट्वीट किया है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से ड्रोन्स के जरिए ऊंचाई पर बैठे चीन के सैनिकों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इंटेलिजेंस ने अंदेशा जताया है कि चीन इन ड्रोन्स के जरिए विस्फोटक या फिर वायरस बम भी एलएसी के नजदीक फोड़ सकता है। चीन के खाना पहुंचाने वाले ड्रोन खतरनाक साबित हो सकते हैं। इन ड्रोन के जरिए बम भी गिराए जा सकते हैं। इन्हीं ड्रोन से एलएसी पर कोरोना वायरस भी फैलाया जा सकता है। स्वार्म नाम की एक तकनीक से ये ड्रोन कंट्रोल किए जा सकते हैं। स्वार्म तकनीक के जरिए सभी ड्रोन को अलग अलग तरीके से चलाया जा सकता है और ये छोटे ड्रोन ऊंचाई वाले इलाकों में भी लैंड कर सकते हैं। चीन का अखबार ग्लोबल टाइम्स आए दिन जंग की धमकी दे रहा है, लेकिन अब इशारों इशारों में वायरस युद्ध की धमकी भी दी गई है। इसके पीछे वजह है चीन की लगातार हार। चीन की चौथी उंगली कटकर भारत के कब्जे में आ चुकी है। हथियारों के साथ एलएसी पर बैठा चीन दर्द से करा रहा है और इसीलिए चीन का मीडिया वायरस वॉर की धमकी दे रहा है। एलएसी पर तनाव के बीच भारत ने आगे की रणनीति भी तैयार कर ली है। चीन को झुकाने के लिए भारत ने नया प्लान तैयार किया है। कोर कमांडर की अगली बैठक में भारत दबाव बनाएगा और इसके लिए भारत ने पेंगोंग इलाके में दबदबा भी कायम कर लिया है और अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया है। भारत की रणनीति है कि अप्रैल से पहले की स्थिति में जाने के लिए चीन मजबूर हो जाए और उसके लिए वो सभी कदम उठाए जाए ताकि अप्रैल वाली स्थिति बहाल करने के लिए चीन हर तरीके से मजबूर हो जाए। तो इस बार भारत चीन को पूरी तरीके से घेरने और सबक सिखाने के लिए तैयार है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरीके का ये प्लान है। 5 बैठक बेनतीजा होने पर भारत की ये नई रणनीति है। अगले हफ्ते भारत चीन बैठक होने की संभावना है। पेंगोंग इलाके की पहाड़ियों पर भारतीय सैनिकों ने मोर्चा जमा लिया है। दक्षिण पेंगोंग इलाके में भारत ने स्थिति मजबूत कर ली है और बैठक से पहले चीनी सेना पर भारतीय सेना ने दबदबा कायम कर लिया है।
चोटी पर भारतीय सेना की मौजूदगी से चीन अब बैकफुट पर है और ऐसे में बैठक में अब चीन पर दबाव बना सकता है भारत और अप्रैल से पहले वाली जो स्थिति है उसको में जाने को चीन को मजबूर कर सकता है। एलएसी पर चीन को सेना कम करने के लिए कह सकता है भारत। तो ये नई रणनीति है भारत की। आइए और समझते हैं, हमारे सहयोगी संदीप बोल से लेह से लगातार हमारे साथ हैं। संदीप, अब ये नई रणनीति क्या होगी, क्योंकि कई दौर की कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई, बेनतीजा रही। अब अगले हफ्ते फिर से होगी ये बैठक, तो उसके लिए भारत का प्लान क्या है? देखिए, अब तक जितनी बार बैठक हुई है चीन अपनी मनमानी चलाता रहा है। भारत की तरफ से हमेशा यही कहा गया है कि आप जो है अप्रैल से पहले वाली स्थिति में जाएं, यानी कि स्टेटस को हो जाए। लेकिन चीन जो है हमेशा अपनी मनमानी दिखाता रहा है, क्योंकि वो उस वक्त उन सब इलाकों में अपने आप को मजबूत कर चुका था जो कि भारतीय इलाके हैं, और वहाँ पे जो है भारतीय सेना उस तरीके से अपने आप को उस वक्त तक तैयार नहीं रख पाई थी। लेकिन अब जो है भारत ने प्रिएम्प्टिव मेजर्स लेते हुए पेंगोंग के जो दक्षिण इलाका है वहाँ पे कई सारी पोस्ट जो है कई सारी पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है, जिस पर जो है चीन कहता है कि ये उनका इलाका है, उनके हिस्से में आता है, लेकिन भारत की तरफ से ये हमारा ही इलाका है। तो ऐसे में चीन के ऊपर अब ये दबाव बन गया है। चीन कभी नहीं चाहता था कि इस कंडीशन में आके भारत के साथ बातचीत में बैठना पड़े, कि नेगोशिएशन हो। चीन हमेशा से ही कोशिश में था कि भारत के साथ कभी भी जमीन की लड़ाई जो है ना लड़ी जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि अगर चीन कुछ इलाकों पे कब्जा करेगा तो भारतीय सेना भी कुछ इलाकों में कब्जा करेगी, वो भी उनके। तो ऐसे में अगर ये स्थिति होती है और इतने बड़े देश को, जो कि अपने आप को इतना बड़ा जो है ताकतवर देश समझता है, वो अगर बातचीत की मेज पर आके नेगोशिएशन करना पड़ता है उसको, तो उसकी इमेज जो है इंटरनेशनली भी खराब होती है। लेकिन इस बार जो है भारत ने इस तरीके की नौबत जरूर ले आए हैं कि अब जो है चीन वहां पे नेगोशिएशन की टेबल पे है। चीन बार बार, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि जो ब्रिगेड कमांडर लेवल की जो बातचीत हुई थी उसमें चीन यही कह रहा था कि आप पहले दक्षिण पेंगोंग के इलाके से अपनी सेना को पीछे कीजिए, तब जाके हम पेंगोंग के इलाके में बात करेंगे। जाहिर सी बात है कि ये दबाव है चीन के ऊपर, और नेगोशिएशन के टेबल पे वो कभी नहीं आना चाहता था। लेकिन हम लोगों ने उसकी सोच से दुगना सोच के जो है इस तरीके की सिचुएशन हमने क्रिएट की है कि अब जो है चीन को नेगोशिएशन की टेबल पर आना पड़ेगा, क्योंकि चीन उन इलाकों में अपना दम दिखाने की कोशिश हमेशा से करता रहा है, क्योंकि वो ऐसी भारतीय सेना अपना कब्जा लगातार आगे बढ़ाती जाएगी और मजबूर किया जाएगा कि बताइए अब आगे करना क्या है, क्या अप्रैल वाली स्थिति को बहाल करना है या फिर भारतीय सेना और आगे तक बढ़े। इस तरह का नेगोशिएशन हो सकता है, जो बात संदीप बता रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी मिंटू वक्त वक्त पर चीन की हरकतें देखने को मिलती रही। वो बात अलग है कि हमेशा भारतीय सेना उन तमाम साजिशों को नाकाम करती आई है, लेकिन वहां पर भी क्या कोई नया प्लान होगा भारत की तरफ से? नई प्लान होगा बोलते नहीं। भारत ने जो भारतीय जो अर्धसैनिक बल हो या इंडियन आर्मी हो या आपका जो भी हो, यहाँ के स्थानीय निवासी हो, ये लोग पूरा प्लान 1962 से पहले ही कर चुका है और चीन इनको कोई मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो ये सतर्क है और हाँ है, और यहाँ पे तीनों जहाँ पे रोड नहीं हेलीकॉप्टर लैंड कर रहे हैं, जहाँ मेचुका जैसे एलएसी में आपका C-17 ब्रह्मोस लैंड कर रहे हैं, और पासीघाट जैसे इलाकों में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में जहाँ पे हमारे सुखोई लैंड कर रहे हैं, और ये सबको देख के मद्देनजर रखते हुए। ठीक है मिंटू, आएंगे आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर ये कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने के लिए कंगना रनावत दरअसल निकल रही है। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, राज्यपाल से मिलने पहुंच गई है कंगना रनावत। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यपाल से मिलेंगी कंगना रनौत और बातचीत करेंगी। आपको बता दें, पिछले दिनों जिस तरीके से बीएमसी ने कंगना का दफ्तर तोड़ा था, उसके बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सरकार के जो सलाहकार हैं उसको तलब किया था, बाकायदा पूछा था कि इस तरह की कार्रवाई क्यों की गई। उस पर नाराजगी भी जताई थी राज्यपाल ने। और अब यह जानकारी कि कंगना रनौत खुद राज्यपाल से, महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंची है कंगना रनौत। इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर। राजभवन पहुंच चुकी है कंगना रनौत, जो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलेंगी, उनसे बातचीत करेंगी, क्योंकि राज्यपाल भी उनके दफ्तर को तोड़े जाने को लेकर नाराजगी जता रहे थे। बाकायदा उन्होंने सीएम के सलाहकार को तलब भी किया था और पूछा था कि आखिर इस तरीके की कार्रवाई क्यों की गई। इस सब के बीच आज जब राज्यपाल से मिलेंगी कंगना रनौत, तो किस तरीके की बातचीत है, हम सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक की तरफ, जो इस वक्त राजभवन के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या जानकारी मिल पा रही है? कंगना पहुंच गई है वहां पर, आप किस तरीके से
अपनी जो बात है कंगना रनौत की तरफ से राज्यपाल के सामने रखी जाएगी? बिल्कुल, कंगना भवन राजभवन में पहुंच चुकी है। अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो ये राजभवन का वो गेट है जहां पर अंदर कंगना रनौत और उनके साथ साथ एसआरपीएफ और सीआरपीएफ के लोग अंदर गए हैं, लेकिन फिलहाल 4:30 बजे का वक्त दिया गया है राजभवन की तरफ से कंगना को मिलने के लिए। अंदर जो है कंगना रनौत की मुलाकात राज्यपाल से होगी, तो राज्यपाल को वो जरूर महाराष्ट्र सरकार और खासकर बीएमसी जिस तरीके से वेंडेटा पॉलिटिक्स पर काम कर रही है उसको लेकर के बोलेंगी, और खास करके ऐसे समय में जब एक तरफ ऑफिस टूट चुका हो और कल देर शाम बीएमसी की तरफ से उनके घर के लिए भी नोटिस इशू किया गया और कहा गया कि नोटिस में ये कहा गया कि कई जगह कंगना ने अपने घर पर भी इलीगल कंस्ट्रक्शन किए हैं, उसको लेकर के भी तोड़ने के लिए कहा गया, और इसको लेकर के खास करके राजभवन आज पहुंची है। तो इन तमाम सारी बातों पर कंगना अपनी बात रखेंगी। और तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं राजभवन की, तो ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या यहाँ हैवी फोर्स डिप्लॉय की गई है ताकि इस जगह पर किसी भी तरीके का एक्सेस नहीं दिया गया है। यहाँ पर पुलिस अधिकारियों की पूरी टीम यहाँ रखी गई है ताकि अंदर, ये राजभवन का गेट है, कंगना अंदर राजभवन के भीतर पहुंच चुकी है और फिलहाल 4:30 बजे का वक्त है मुलाकात का। और उसके बाद उस समय में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कंगना अपनी बात रखेंगी, खासकर राज्यपाल से, कि आखिर जिस तरीके से वो जब नहीं थी उस समय में बीएमसी उनके ऑफिस पर आकर के तोड़फोड़ करती है, तोड़फोड़ करने के बाद उनके ऑफिस के बाद उनके घर पर भी एक नोटिस इशू किया जाता है कि उनके घर में भी बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शंस हुए हैं वो सही नहीं है। यानी साफ है कि जो बीएमसी की तरफ से अब तक किया जा रहा था और अब तक जो नोटिस इशू हुए उन सारी चीजों पर बात करेंगी। हालांकि राज्यपाल इस बात को लेकर पहले ही महाराष्ट्र सरकार को अपनी आपत्ति जता चुके हैं, नाराजगी जता चुके हैं कि जिस तरीके से उनके ऑफिस को तोड़ा गया उसको लेकर के वो नाराजगी उन्होंने जताई है। और साथ ही साथ एक महाराष्ट्र सरकार से एक रिपोर्ट भी तलब की है। और ऐसे में कंगना की ये मुलाकात बहुत कुछ कहती है, खास करके ऐसे समय में जब कल बीएमसी की तरफ से एक और नोटिस इशू किया गया है। हालांकि यहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन डिप्लॉय किया गया है राजभवन के गेट के बाहर ताकि गेट के पास से कोई न जाए। कंगना रनौत और उसके साथ साथ सीआरपीएफ के लोगों को अंदर छोड़ा गया है। जी अभिषेक, जैसे हमने देखा कि 2 नोटिस और फौरन, यानी ज्यादा वक्त भी नहीं दिया गया था कंगना के दफ्तर को तोड़ने के लिए, बहुत जल्द उस पर कार्रवाई हो गई थी। अब जब घर पर नोटिस दिया गया है तो क्या ये तय मानकर चला जाए कि अब कभी भी बीएमसी का डंडा कंगना के घर पर चल सकता है और यही वजह कि कंगना अब राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंची हैं? बिल्कुल, कंगना को ये डर है कि कहीं बीएमसी किसी न किसी कानून की सहायता लेकर किसी न किसी कानून के आड़ में इस तरीके की चीजें उनके घर पर भी हथौड़ा चला सकती है। और शायद यही वजह है कि आज कंगना की मुलाकात हो रही है। कल उन्होंने राज्यपाल से राजभवन से समय मांगा था जिसमें 4:30 बजे का उन्हें समय दिया गया था। फिलहाल वो समय से पहले पहुंच चुकी हैं। 15 मिनट पहले राजभवन पहुंचना एक कोरम होता है वहां पर, उसके बाद 4:30 बजे का उन्हें समय दिया गया है। फिर आप तस्वीर अगर आप देखिए तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये आशंका थी कि यहाँ मीडिया और तमाम सारे लोग यहाँ जमा हो सकते हैं और यही वजह है कि यहाँ पर डिप्लॉय किया गया। लेकिन जिस तरीके से उनके घर पर हथौड़ा चलाने की तैयारी बीएमसी की है, वो ये डर है कंगना को। और शायद यही वजह है कि उसके ठीक पहले राज्यपाल से मुलाकात कर वो अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे और साथ ही साथ वो कहीं न कहीं राज्यपाल से गुजारिश करेंगे कि आने वाले समय में जिस तरीके से उनके ऑफिस में हुआ वैसे उनके घर पर ना हो, क्योंकि एक मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, दूसरी तरफ राज्यपाल ही वो सुप्रीम बॉडी है जो मुख्यमंत्री को कहीं न कहीं एक इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। और शायद यही वजह है कि यहाँ पर राजभवन में पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंची है। फिलहाल यहाँ अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से इस गेट से राजभवन की दूरी 200 मीटर के आसपास है। वहाँ पर दरबार हॉल में मुलाकात करते हैं खासकर राज्यपाल और वहाँ पर लोगों से मुलाकात करते हैं। कंगना का जिस तरीके से ठीक है अभिषेक समझेंगे आपसे, क्योंकि इस बीच एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। इस बीच बड़ी खबर है कि बीएमसी कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ के बाद अब उनके खार वाले फ्लैट पर कार्रवाई कर सकती है। बीएमसी के नोटिस के मुताबिक मुंबई के खार वेस्ट में एक बिल्डिंग में कंगना के 3 फ्लैट हैं। बीएमसी का आरोप है कि वहां कंगना ने अवैध निर्माण किया है। तीनों फ्लैट को जोड़ने के लिए कॉमन वॉल तोड़ी गई। हालांकि इस मामले की सुनवाई 25 सितंबर को कोर्ट में होगी, लेकिन इससे पहले कंगना की कोशिश ये कि राज्यपाल से वो मिले
और अपनी बात को राज्यपाल के सामने रखा जाए। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने के लिए जो वक्त है वो 4:30 बजे का है, लेकिन पहले ही पहुंची है कंगना रनौत। हालांकि 15 मिनट पहले पहुंचना होता है। इस सबके बीच क्या बातचीत होगी, देखना होगा। अभिनेत्री कंगना रनावत और महाराष्ट्र सरकार के बीच चल रहा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ कंगना रनावत के बयानबाजी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बीएमसी का सहारा लेते हुए कंगना के दफ्तर में हुए अवैध निर्माण को लेकर उनके दफ्तर पर बुलडोजर चलवाया था, जिसके बाद अब बीएमसी ने कंगना के घर के लिए भी नोटिस जारी किया है। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई में कंगना रनावत के घर के सामने, जहां इसी इमारत के 5वें मंजिल पर कंगना रनावत के कुल 3 फ्लैट है और ये 3 फ्लैट जोड़कर एक ही घर बनाया है, जिसको लेकर बीएमसी ने कंगना को नोटिस भेजा है। बीएमसी का कहना है कि घर के अंदर 8 ऐसे काम हुए हैं जो अवैध निर्माण के अंतर्गत माने जा रहे हैं। अब कंगना रनावत को मुंबई बीएमसी ने 1 महीने की मोहलत दी है। फिलहाल ये मामला जो है वो कोर्ट में है और 25 सितंबर को इसकी सुनवाई होगी। अब देखना ये होगा कि कंगना रनावत के दफ्तर पर बुलडोजर चलने के बाद क्या कंगना रनावत के घर पर भी तोड़क कार्रवाई होगी। अभिषेक, ज्योत्सना बता रही है अपनी रिपोर्ट में कि 1 महीने का वक्त दिया गया है कंगना को, लेकिन हैरानी देखिए कि आसपास बहुत सारा अवैध निर्माण है। जहां दफ्तर था वहां पर भी था, लेकिन सिर्फ कंगना का ही दफ्तर और घर बीएमसी को दिखाई दे रहा है। आज जब राज्यपाल से मिलेंगी तो कितनी उम्मीद की जा सकती है? कानूनी राय तो ले रही है कंगना, लेकिन इस सब के बीच राज्यपाल की भूमिका क्या हो सकती है? देखिए, राज्यपाल की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि 480 ऐसे कंस्ट्रक्शंस हैं, खास करके बांद्रा पाली हिल इलाके में, जिस इलाके में कंगना रहती है और उनका ऑफिस है। 480 कंस्ट्रक्शंस ऐसे हैं जिनको पिछले 1 महीने के भीतर इलीगल कंस्ट्रक्शन करने के लिए नोटिस दिया गया और ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि वो 480 कंस्ट्रक्शन या तो तोड़ने के लिए राज्यपाल इंस्ट्रक्शन देंगे या फिर ये भी कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के अधिकारियों को और बीएमसी पुलिस कमिश्नर को और साथ ही साथ बीएमसी कमिश्नर को कह सकते हैं कि वो फिलहाल उनके स्ट्रक्चर को एज इट इज रखे, क्योंकि मामला कोर्ट में है और ऐसे में कोर्ट जब तक डिसाइड नहीं करता है तब तक चीजें नहीं हो। और साथ ही साथ वो ये भी कह सकते हैं कि जो भी कंस्ट्रक्शन हुए हैं उसको लेकर के प्रॉपर परमिशन कंगना ले, तब तक उन्हें वरीयता दी जाए, उन्हें सहूलियत दी जाए। लेकिन जिस तरीके की वेंडेटा पॉलिटिक्स खास करके पिछले कुछ दिनों से सामने आई है, जो प्रतिरोध की पॉलिटिक्स है, उसको लेकर के कहीं न कहीं कंगना को उम्मीद है कि राज्यपाल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और राज्यपाल से जिस तरीके से मुलाकात करने पहुंची है उससे ये साफ है कि राज्यपाल उन्हें फौरी राहत दे सकते हैं या फिर तमाम सारे अधिकारियों को, खासकर बीएमसी कमिश्नर हो या दूसरे अधिकारियों को बुला करके उनसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है कि जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, खासकर राज्यपाल उससे नाराज दिखे और राज्यपाल ने उन्होंने एक रिपोर्ट भी राज्यपाल ने मांगी है। हालांकि उस बीच में कंगना का राज्यपाल से मिलना ये साफ दिखाता है कि कल जिस तरीके से बीएमसी का नोटिस इशू हुआ है। अभिषेक, बहुत बड़ी बात, अब राज्यपाल की भूमिका क्या रहेगी देखना होगा, क्योंकि उम्मीद राज्यपाल से है फिलहाल कंगना को, और इसीलिए पहुंची है राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने के लिए।